सुप्रभात प्यारे छात्रों। जैसा आपको विदित है कि मैं सावित्रीबाई फुले पर्यावरण एवं शिक्षण संस्थान के अंतर्गत बीएड द्वितीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र तथा बीए बीएड और बीएससी बीएड तृतीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र का अध्ययन करवा रही हूँ, जिसका नाम है असेसमेंट ऑफ लर्निंग। इस असेसमेंट ऑफ लर्निंग में हम द्वितीय इकाई से अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हमारा चल रहा है परीक्षण की व्यवहारिक कसौटियाँ। हमने पिछली कक्षा में हमने अध्ययन कर लिया था, लेकिन इस कक्षा में हम तकनीकी कसौटियों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तकनीकी कसौटियों में मैंने 3 बिंदु, जो विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता और वैधता था, इसका मैंने पिछली कक्षा में विस्तृत अध्ययन करवा दिया था। लेकिन इस कक्षा में मैं आपको पढ़ाऊंगी कि मानक क्या होता है, विभेदीकरण क्या होता है, व्यापकता क्या होता है। इनको पढ़ाने से पहले मैं परीक्षण को वापस आपके सामने प्रकाशित करना चाहूँगी कि परीक्षण वह मानकीकृत साधन है जिसके द्वारा व्यक्ति या संपूर्ण व्यक्ति के व्यवहारों से संबंधित जो पक्ष होते हैं उसकी विशेषताओं का गुणात्मक तथा मात्रात्मक अंकन किया जाता है। यानी कि व्यक्ति या समूह की जो क्षमताएं होती है, जो योग्यताएं होती है, जो विशेषताएं होती है, जो दक्षताएं होती है, जो प्रवृत्तियां होती है, आदि का क्या किया जाता है, आदि का मूल्यांकन किया जाता है और इनके व्यवहार के संबंध में एक साइंटिफिक तथ्य प्रस्तुत किया जाता है कि इसका व्यवहार ऐसा है। तो उनके गुणों को मापा जाता है, आंका जाता है या जांचा जाता है। उसी तरह से कक्ष में यानी कि विद्यालय में त्रैमासिक परीक्षाएं आयोजित की जाती है, अर्धवार्षिक परीक्षाएं आयोजित की जाती है और वार्षिक परीक्षाएं आयोजित की जाती है। उसमें उनके ज्ञान, उनकी क्षमता, उनकी योग्यता, उनकी दक्षता को आंका जाता है। जांचने के लिए जो परीक्षाएं आयोजित की जाती है, यानी कि उनकी योग्यताओं की जांच करने के लिए जो परीक्षा आयोजित की जा रही है, जांच की जा रही है, उनको हम क्या कहते हैं, परीक्षण कहते हैं। अब परीक्षण में आता है मानक। सर्वप्रथम मानक पढ़ाऊंगी कि मानक क्या होता है। शैक्षिक तथा मनोवैज्ञानिक परीक्षणों में मापन, यानी कि मापन करने के लिए शैक्षिक तथा मनोवैज्ञानिक परीक्षण में मापन में जो प्राप्तांक प्राप्त होते हैं, मापन की प्रक्रिया के द्वारा जो प्राप्तांक प्राप्त होते हैं, उनका अर्थ समझाने के लिए या उन प्राप्तांकों की व्याख्या करने के लिए हम कुछ प्रतिमान निश्चित करते हैं और इन्हीं प्रतिमानों को हम कहते हैं मानक। यानी कि प्रतिमान जो होते हैं उसके माध्यम से हम जो प्राप्तांक या पूर्णांक, जो प्राप्तांक या बच्चों ने जो अंक प्राप्त किए हैं उसके हम अर्थ समझा सकते हैं और उसके संबंध में हम व्याख्या कर सकते हैं। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, इन प्रतिमानों को हम मानक कहते हैं। मानक के द्वारा किसी बच्चे की या किसी छात्र की या किसी व्यक्ति की समूह में विशेष स्थिति का पता कर सकते हैं। इसके अलावा यह भी पता कर सकते हैं, इसकी तुलना कर सकते हैं अन्य समूहों से, अन्य व्यक्तियों से या अन्य छात्रों से हम तुलना इस मानक की सहायता से कर सकते हैं। अर्थात यह क्या हुआ, मानक किसी व्यक्ति विशेष की योग्यता को जांचा जाता है मानक में और उसकी स्थिति का पता लगाया जा सकता है कि समूह में उसकी स्थिति क्या है और इसके अलावा अन्य समूह से उसकी तुलना भी की जा सकती है। इसलिए परीक्षण में मानक का होना अति आवश्यक है। अगर परीक्षण में मानक का गुण नहीं है तो परीक्षण व्यर्थ कहलाएगा। इसलिए परीक्षण में मानक का निर्धारण होना बहुत ही ज़रूरी है। इसी तरह से रेबर ने 2001 में कहा था कि मानक का अर्थ उस संख्या से ले सकते हैं, उस स्तर से ले सकते हैं, उस मूल्य से ले सकते हैं जो किसी विशेष समूह के आधार होते हैं। यानी कि समूह के आधार वो अंक होते हैं, मान होता है, मूल्य होता है, संख्या होती है, जिसके माध्यम से हम व्यक्तिगत उपलब्धियों और व्यक्तिगत विभिन्नताओं की व्याख्या कर सकते हैं। तो मानक क्या हुआ, मानक को हम इस अर्थ में व्यक्त कर सकते हैं कि मानक संख्या हो सकती है, मूल्य हो सकता है, स्तर हो सकता है, जो किसी समूह का क्या हो सकता है, निर्धारण हो सकता है, प्रतिमान हो सकता है, जिसके आधार पर हम व्यक्तिगत विभिन्नता और उपलब्धियों की व्याख्या कर सकते हैं। ये रेबर ने 2001 में कहा था
तो मानक का जो गुण होता है, एक परीक्षण का एक आवश्यक गुण होता है, मानक के द्वारा जो परीक्षण करता है वह इस तथ्य का निर्धारण कर सकता है कि जो जिस व्यक्ति विशेष ने या छात्र विशेष ने जो अंक प्राप्त किए हैं तो वह किस स्तर के हैं, वह औसत स्तर के हैं, उच्च स्तर के यानी कि उच्च स्तर औसत यानी एवरेज स्तर के हैं, या उच्च स्तर के हाई लेवल के हैं, या लो स्तर के हैं। तो इसके द्वारा प्राप्तांकों के माध्यम से जो परीक्षण करता है वह इस चीज़ को पता लगा सकता है। तो जो मनोवैज्ञानिक परीक्षण होते हैं तो उसमें प्रतिमान यानी कि मानक रखना बहुत आवश्यक है। तो जो परीक्षण के लिए हम एक से अधिक मानक का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन मानक का परीक्षण में होना बहुत ही ज़रूरी है। मानक के द्वारा परीक्षणकर्ता को उस व्यक्ति विशेष या छात्र विशेष ने जो अंक प्राप्त किए हैं वह किस स्तर के हैं, इसका उसको आसानी से पता लग पाता है। इसलिए मनोवैज्ञानिक परीक्षण में मानक का होना ज़रूरी है। आगे आता है विभेदीकरण, जिसको हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेटिव, यानी कि विभेदीकरण क्या है। मनोवैज्ञानिक परीक्षण में विभेद मानक के साथ में विभेदीकरण का गुण होना भी ज़रूरी है। यह वशील गुण होता है, यह वह खास क्षमता होती है जिसके माध्यम से हम विभिन्न व्यक्तियों या विभिन्न छात्रों में विभेद या अंतर कर सकते हैं। जैसे हम विभेदीकरण में यह ले सकते हैं कि कौन सा गुण है, कौन सी योग्यता है, कौन सी विशेषता है जिसके कारण एक व्यक्ति, एक समूह, एक परिस्थिति, एक घटना को हम अन्य व्यक्ति, वस्तु, घटना, परिस्थिति में अंतर कर सकते हैं और उनमें हम विभेद कर सकते हैं। इसलिए विभेदीकरण का गुण होना अति आवश्यक है। विभेदीकरण के अंतर्गत जब हम परीक्षण को छात्रों के समक्ष प्रशासित करते हैं तो जो छात्र अंक प्राप्त करते हैं तो उन अंकों के आधार पर हम निर्धारण कर सकते हैं, हम उस तथ्य को एकत्रित करके यह मालूम कर सकते हैं कि इस समूह में कौन सा जो छात्र है वो उच्च योग्यता वाला है और कौन सा जो छात्र है वो निम्न योग्यता वाला है, यानी कौन सा छात्र सुयोग्य है और कौन सा छात्र अयोग्य है। तो यह हमें पता लगता है विभेदीकरण के माध्यम से। तो जब विभेदीकरण के अंतर्गत हम जैसे मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ, जैसे एक उपलब्धि परीक्षण बच्चों पर प्रशासित किया तो एक छात्र ने 80 अंक प्राप्त किए। उस समूह में, उस कक्षा में एक छात्र ने कितने अंक प्राप्त किए? 80। वेरी गुड। और दूसरे ने कितने किए? 10 अंक। ठीक है। और इस कक्षा में लमसम 25 छात्र हैं। कितने छात्र हैं? 25 है ना, 25 छात्र मान लेते हैं। तो जिसने 80 अंक प्राप्त किए हैं, 100 में से 80 अंक प्राप्त किए हैं और जिसने 100 में से 10 अंक प्राप्त किए हैं, इनको क्या कहा जाता है? दोनों को अंतिम समूह माना जाता है। दोनों को क्या माना गया है छात्रों? अंतिम समूह। अंतिम समूह के रूप में हम व्यक्त करते हैं, क्योंकि उस कक्षा में बहुत सारे छात्र थे, यानी 25 छात्र थे। उनमें से सबसे ज़्यादा एक छात्र जिसका नाम था, कुछ भी मान लो मनोज है, कुछ भी मान लो, उसने 80 अंक प्राप्त किए हैं। और दूसरा है रवि मान लो, या कुछ भी मान लो, उसने 10 अंक प्राप्त किए हैं। तो रवि और मनोज ये दोनों क्या कहलाएंगे? अंतिम समूह। दोनों अंतिम समूह के छात्र कहलाएंगे। तो इसके माध्यम से एक परीक्षणकर्ता को यह पता चल जाता है कि कौन से छात्र उच्च योग्यता वाले हैं और कौन से छात्र निम्न योग्यता वाले हैं। तो ये विभेदीकरण के माध्यम से पता चल जाता है। विभेदीकरण के लिए हम क्या करते हैं? जो प्रश्नों को निर्माण करते हैं, उन प्रश्नों को निर्मित करते समय हमें सभी स्तर के बच्चों का ध्यान रखना पड़ता है। यानी कि आप हमेशा कंपटीशन एग्ज़ाम देते हो, है ना, तो उसमें कुछ प्रश्न इतने इजी हो जाते हैं, कुछ प्रश्न इतने आसानी से हम सोल्व कर देते हैं कि हमें हमारा माइंड लगाने की तनिक भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो हम उस पर टिक कर देते हैं। लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो हमें सोचने पे मजबूर कर देते हैं, यानी कि
जो उच्च योग्यता वाला बच्चा होगा या छात्र होगा वह आसानी से हल कर सकेगा, लेकिन अधिकांश उसको हल नहीं कर सकते हैं। तो जो प्रश्नों को निर्मित किया जा रहा है ना, जो कमेटी प्रश्नों को बना रही है, तो वो सभी स्तर के छात्रों की योग्यताओं को रखते हैं। यानी कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जो सभी छात्र आसानी से हल कर लेंगे, कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जो केवल उच्च योग्यता वाले छात्र ही हल कर सकते हैं, और कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो निम्न योग्यता वाले भी बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते हैं जो निम्न योग्यता वाले बच्चे या छात्र सॉल्व या हल नहीं कर सकते। इसलिए परीक्षण को निर्मित करते समय सभी जो प्रश्न हैं, जो एकांश हम ले रहे हैं, तो वह सभी छात्रों के अनुसार हो। ठीक है। परीक्षा में यानी कि जो विभेदीकरण के लिए ना फलांकों का विस्तृत रूप में लिखा जाना आवश्यक है। जो प्रश्न पत्र निर्मित किया जा रहा है उसमें फलांकों का विस्तृत रूप में लिखा जाना आवश्यक रहता है, तभी जाके पता चलता है कि समूह में कौन सा छात्र उच्च योग्यता वाला है और कौन सा छात्र निम्न योग्यता वाला है, और इन दोनों को हम अंतिम समूह के रूप में व्यक्त करते हैं। यानी कि कक्ष में मनोज उच्च उपलब्धि वाला है, उच्च योग्यता वाला है, और जो रवि है वह निम्न योग्यता वाला है। तो हम विभेदीकरण के माध्यम से उसके गुण, उसकी विशेषताओं, उसकी योग्यताओं को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में हम अंतर कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं और विभेद कर सकते हैं। आगे आता है व्यापकता, जिसको जनरलिटी कहते हैं। तो व्यापकता के अंतर्गत हमें किसी का व्यवहार ज्ञात करना है या किसी का ज्ञान जो होता है, नॉलेज का पता लगाना है, तो उस विषय वस्तु से संबंधित सारे प्रश्नों को हमें लिखना चाहिए, ताकि छात्र के ज्ञान का पता चल सके और छात्र के व्यवहार का पता चल सके। यानी कि व्यवहार के संबंध में विस्तृत पक्षों को प्रश्नों के माध्यम से लिखना चाहिए, ताकि जब वो प्रश्न को सोल्व करेंगे तो उनके ज्ञान का भी पता लग जाएगा और उनकी विषय वस्तु से संबंधित ज्ञान के अलावा उसके व्यवहार का भी पता चल जाएगा। इसी तरह से जो प्रश्न को निर्मित किया जा रहा है, तो उस विषय वस्तु के समग्र को माप सके, इस विषय वस्तु से संबंधित सभी पक्षों का, सभी आधारों का मापन हो सके, इस प्रकार के प्रश्नों को निर्मित किया जाना चाहिए। व्यक्ति के व्यक्तित्व का हम पता लगा रहे हैं, उसके व्यवहार के संबंधित विभिन्न प्रश्नों को उसमें इन्वॉल्व करना चाहिए, विभिन्न प्रश्नों को व्यापक रूप से, विस्तृत रूप से इन्वॉल्व करना चाहिए। तभी जाके हम जब उसका मापन करेंगे, जब हम उसका मूल्यांकन करेंगे, तो उसके व्यवहार के संबंध में हम निर्णय ले सकेंगे कि इस छात्र का या इस व्यक्ति का व्यवहार ऐसा है। इसलिए प्रश्नों को निर्मित करते समय व्यापक स्तर पे प्रश्नों को लिखा जाना चाहिए, ताकि वो प्रश्न उसके ज्ञान तथा व्यवहार का पता लगा सके। तो आज हमने क्या पढ़ा? मानक, विभेदीकरण और व्यापकता। जो मानक है वो बहुत प्रकार के हैं। मानक मैंने अभी आपको बताया कि मानक क्या होता है। मानक को हम मूल्य कह सकते हैं, संख्या कह सकते हैं या स्तर कह सकते हैं, जिसके द्वारा जो समूह का प्रतिनिधि होता है और जिसके माध्यम से व्यक्तिगत विभिन्नता या उसकी उपलब्धियों की व्याख्या की जा सकती है। मानक होता है, श्रेणी मानक होता है, आयु मानक होता है, शतांशीय मानक होता है। इसी तरह से विभेदीकरण यानी कि उनकी योग्यता, उनके ज्ञान, उनकी विशेषता, उनकी क्षमताओं में हम एक व्यक्ति का एक व्यक्ति से, समूह का समूह से, घटना का घटना से, परिस्थिति का अन्य परिस्थिति से हम तुलना विभेद कर सकते हैं। इसमें आता है एकांश विभेदीकरण के अंतर्गत 3 गुण का होना आवश्यक है। सूक्ष्म ग्राह्यता का होना आवश्यक है और एकांश कठिनाई विभिन्नता स्तर, उसके आधार पर मापा जा सकता है। और दूसरा आता है सूक्ष्म ग्राह्यता हो गया, और सूक्ष्म ग्राह्यता के अलावा एकांश विभिन्नता और कठिनाई निरीक्षण, फिर यथेष्ट अंक परास,
यथेष्ट अंकपरास। ठीक है। और व्यापकता में प्रश्नों को निर्मित इस प्रकार किया जाना चाहिए कि वह विषय वस्तु से संबंधित सभी गुण तथा ज्ञान और व्यवहार को माप सके। ठीक है। तो आज इतना ही, जल्द ही वापस मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।